देखिए नॉन अलाइनमेंट क्या है, एक इंटरनेशनल पॉलिसी है जहां पे कई सारे एशियन और अफ्रीकन नेशंस इस बात से रिफ्यूज कर देते हैं कि हम अपने आप को किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाने वाले। ठीक है, देखिए भारत अगर आप देखेंगे पहला ऐसा कंट्री था जिसने इस पॉलिसी को इनिशिएट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया में 1991 में। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो भारत में नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी जिसे हम कई बार क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? आए हो बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके बेहतरीन प्लेटफॉर्म PW पे और आपके खूबसूरत से अमेजिंग से सुपर्ब से चैनल यानी आईसीएसई वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और आपके लिए पेश खिदमत है यार एक और बेहतरीन माइंड मैप। यानी आज हम करने वाले हैं कम समय के अंदर ताबड़तोड़ वाली पढ़ाई, कैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को पढ़ के। ठीक है, तो देखिए नाम या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसा आप कह सकते हैं इतिहास का एक ऐसा बेहतरीन सा इवेंट है जब एक पॉसिबिलिटी थी कि दो जो सुपर पावर ब्लॉक्स थे यूएसए और यूएसएसआर, उनके बीच की जो खतरनाक कोल्ड वॉर चल रही थी, हो सकता था कि उसके चलते एक थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता। लेकिन एक ऐसा मूवमेंट जिसने काफी हद तक कई सारी अफ्रीकन और कई सारी एशियन कंट्रीज को यहां पे इस चीज को सफर करने से रोका है ना। इनफैक्ट आप कह सकते हो जो पॉसिबिलिटीज थी वॉर की उनको थोड़ा सा कम किया। तो आइए समझते हैं कि कौन था इनके पीछे और क्या था ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। चलो तो जुड़ जाओ भाई फटाफट से। और सबसे पहले तो बिग शाउट आउट टू ऑल दी लवली परफॉर्मर्स जिनके आंसर्स मुझे देखने को मिले यार मेरे कमेंट सेक्शंस के ऊपर। मतलब आप ऑब्वियसली बात है वीडियो कमेंट सेक्शंस के ऊपर बड़ा अच्छा लगा आप बच्चों के आंसर्स को देख करके। भाई बिग वाला शाउट आउट आप सभी बच्चों को, क्या अमेजिंग आंसर करते हो यार, दिल जीत देते हो भाई। वेरी नाइस गाइस, कीप इट अप। ठीक है, चले तो देखो बच्चों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी शुरुआत देखिए कहां से होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बात को समझना। देखिए नंबर 1, इसको हम नाम कह के बुलाएंगे। देखिए नाम शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी हो जाता है इनफैक्ट, है ना। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इमर्ज करता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है यार, वर्ल्ड आपके दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसको लीड कर रहा था यूएसए, और जो सोशलिस्ट वादी लोग थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाला जो ब्लॉक था उसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। अब कई सारी जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफ्यूज किया कि भैया हम जो है किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और हम फॉलो करेंगे द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। अब देखिए क्या होता है, मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है। देखिए नॉन अलाइनमेंट क्या है, एक इंटरनेशनल पॉलिसी है जहां पे कई सारे एशियन और अफ्रीकन नेशंस इस बात से रिफ्यूज कर देते हैं कि हम अपने आप को किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाने वाले। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये कंट्रीज का सिंपल सा एम था कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, आपस में भाईचारे से रहना, कॉपरेशन से रहना। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एनएएम के, बहुत क्लियर है। किसी भी पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक को ना ज्वाइन करना, किसी भी प्रकार का जो मिलिट्री अलायंस है जैसे नाटो हो गया, सीटो हो गया, वॉर्सो पैक्ट हो गया, इसको नहीं फॉलो करना, फ्रीडम लेना यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस को लेने के लिए, साथ ही साथ पार्टिसिपेट करना वर्ल्ड अफेयर्स में, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इश्यूज को वहां के रियल प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व आउट करना। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। ठीक है दोस्तों, चले नाउ अब अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपका कोर्स में आता है। ठीक है, कोर्स इन द सेंस की एक्टिव होता है। नंबर 1 पहले था ग्लोबल टेंशन जो कि कोल्ड वॉर के चलते थी। अब कई सारी न्यूली इमर्ज इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज यहां पे दोबारा से किसी भी पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन करना नहीं चाहती थी, बिकॉज इनको पता था ऐसा करने से वर्ल्ड पीस दोबारा डिस्टर्ब हो सकता है। अब एक स्ट्रगल था किसके अगेंस्ट, इंपीरियलिज्म और न्यू कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट। एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस बहुत समय बाद, लंबे समय बाद आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट पावर्स बने थे, इंडिपेंडेंट हुए थे एक तरीके से, आप ऐसा मान लीजिए। और ये किसी भी वेस्टर्न या यूरोपियन नेशंस को नहीं चाहते थे कि जब उनके ब्लॉक्स में ज्वाइन हो जाए तो वो बड़े बड़े कंट्रीज इनकी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करें। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हो जाता कि अगर ये किसी ब्लॉक्स को ज्वाइन करते, ये आजाद होकर के भी आजाद नहीं रहता, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बड़े बड़े पावर्स है यूएसए, यूएसएसआर, फिर ऐसे छोटे कंट्रीज के हर एक मैटर्स में दखल अंदाजी करते। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी आपके नॉन लाइन मेंबर्स थे उन्होंने किसी प्रकार के आउटसाइड इंटरफेरेंस को यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज। अब चौथा आता है मॉडरेशन। देखिए जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे एशियन अफ्रीका के, वो चाहते थे प्रमोट करना किसको, पीस को, अच्छे रिलेशंस को अमंग देम, है ना। और साथ ही साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हुए अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करना। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे इनका बिल्कुल भी लाइकनेस नहीं था कि ये किसी भी पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन करे या किसी प्रकार की बैटल्स में पार्टिसिपेट करे। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर को रिस्ट्रक्चर करना। देखिए मैक्सिमम जो कंट्रीज थे एशियन अफ्रीका के जो इंडिपेंडेंट हुए तभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, उनको पैसा चाहिए था, टेक्नोलॉजी चाहिए था, ठीक है, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, राइट। और ये अपने आप को चाहते थे कि यार कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं यहाँ पे उनसे अपने आप को दूर रखा जाए ताकि इन सब चीजों पे यहाँ पे फोकस कर पाए। चौथी बात, फाउंडेशन ऑफ द कैपिटल फोर्स। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे एशियन अफ्रीकन नेशंस को रियलाइज हुआ कि जो इनको एक कलेक्टिव फोर्स बनके यहाँ पे एकजुट होकर के खड़ा होना पड़ेगा।
अब क्योंकि कॉमन विक्टिम्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के, पॉलिटिकल डोमिनेशन के, किसके द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बच्चों। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनके अंदर एक सेंस था, है ना, इनफैक्ट अगर आप देख सकते हैं आप, इनके अंदर एक कॉमन सेंस था, एक कॉमन म्यूचुअल बॉन्डिंग थी इन कंट्रीज के बीच में, बिकॉज ये सभी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को कभी ना कभी यूरोपियन पावर्स ने बहुत सताया हुआ था, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर एक कॉमन बॉन्डिंग था उस चीज को लेकर के, और चाहते थे कि मिल करके एक ऐसा फोर्स बने ये लोग जिसको दोबारा से यूरोपियन पावर्स यहाँ पे डोमिनेट ना कर पाए। सो ऑल इन ऑल दे नेवर वांटेड टू जॉइन एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स। इनका सिंपल लॉजिक था भाई, सबसे नॉन अलाइन रहो, ठीक है, ये मत करो किसी बुराई करो किसी भलाई करो, नहीं, आप सबसे एकदम न्यूट्रल रहिए, सिंपल सी बात, अपना काम करिए, अपने कॉपरेशन पे ध्यान दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मेरे बच्चों यहाँ पे, तो भाई एवोल्यूशन कैसे होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। अब न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होती है मार्च 1947 में, इसमें जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि क्या डेंजर्स हो सकते हैं यहाँ पे हॉस्टिलिटी के बीच के चलते, ठीक है, जो दो पावर ब्लॉक्स है यूएसए यूएसआर, अगर उन दोनों के रिलेशन सही नहीं हुए तो उसके जो आउटकम्स है बहुत सीरियस हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है यहाँ पे एशियन कंट्रीज मिलकर काम करें, किस लिए, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। अब क्या हुआ, एक और समिट हुआ 1949 में न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को 19 कंट्रीज के लोगों ने अटेंड किया था, जिन्होंने ये कहा कि इमीडिएट विड्रॉल होना चाहिए डच ट्रूप्स का, कहां से, फ्रॉम इंडोनेशिया। अब 1954 के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंडिया एंड चाइना के एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके अंदर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के 5 प्रिंसिपल्स है, जिसको हम कहते हैं पंचशील एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट अगर आप देखो तो कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बिकॉज इसी एग्रीमेंट के तहत अगर आप देखोगे तो इंडिया ने चाइना को बहुत सपोर्ट किया था अपने फॉरेन पॉलिसी में, और इनफैक्ट इंडिया ने चाइना की परमानेंट मेंबरशिप को भी बहुत ज्यादा बैक किया था यूएन के अंदर। लेकिन जब चाइना को परमानेंट मेंबरशिप मिली तो आपने देखा चाइना ने क्या किया, पीछे खंजर से वार कर दिया हमारी पीठ पे। तो ये जो पंचशील पॉलिसी इंडिया की, नो डाउट अच्छी है, बढ़िया है कि एक दूसरे की तरफ अग्रेशन नहीं शो करना, फ्रेंड रिलेशंस मेंटेन करना, एक दूसरे को बैक करना, बट चाइना ने यहाँ पे दगाबाजी गद्दारी की, तो इसलिए कई बार क्रिटिसाइज भी की जाती है बच्चे 5 प्रिंसिपल्स फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है, कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट। अब इन प्रिंसिपल्स के चलते अगर आप देखोगे तो बाद में कई बार यही जो 5 पंचशील के प्रिंसिपल्स हैं, ये आगे चल के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की गाइडलाइंस को भी काफी हेल्प आउट करते हैं बनाने में, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैंने आपको जो नेगेटिव इंपैक्ट बताया है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में बताया बच्चे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये प्रिंसिपल्स कुछ पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं, राइट। चलिए, अब अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों फटाफट से कि यहाँ पे क्या थे प्रिंसिपल्स, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करना, नॉन एग्रेशन, ऑब्वियसली बात एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाला सिनेरियो नहीं क्रिएट करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की टेरिटरीज को लेकर के, है ना, एक दूसरे के पावर्स को लेकर के पीसफुल तरीके से एक साथ एग्जिस्ट करना, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे वो था फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट। वो कहां होने वाला था, ये होने वाला था इंडोनेशिया के अंदर, एक बांडुंग नामक जगह थी, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई 1955 के अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखोगे बेटा तो अटेंड किया जाता है 29 कंट्रीज के द्वारा। सम ऑफ द मेजर कंट्रीज यहाँ पे जो इन्होंने अटेंड किया था होता है इंडोनेशिया, टर्की, चाइना और फिलीपींस। अगर आप देखोगे तो इस कांग्रेस को प्रिसाइड किया था यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इंडिया से चाओ वन लाई ने, चाइना से जे नसीर ने जो कि इजिप्ट के थे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे स्टैब्लिश क्या किया, द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत अगर आप देखोगे तो कहां से स्टार्ट होती है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडोनेशिया से, राइट। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से यहाँ पे। नाउ पहला नॉन अलाइनमेंट का समिट कब हुआ था, देखिए जो पहला समिट हुआ था, फर्स्ट समिट हुआ था एनएएम का, ये हुआ था आपका सितंबर 1961 के अंदर, राइट। कहां हुआ था, बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर। भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे रिलीजियस टेंशंस के चलते, ठीक है। इसको 25 कंट्रीज ने अटेंड किया था, सिप्रस जो थी अकेली ऐसी यूरोपियन कंट्री थी जिसने सेशन को अटेंड किया था, राइट। तो ये था पहला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट, कहां हुआ था दोस्तों, सितंबर 1961 एट बेलग्रेड इन यूगोस्लाविया। फिर तीसरी अगर मैं बात करूं जो कॉन्फ्रेंस था, इसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट टीटो थे यूगोस्लाविया का, प्रेसिडेंट नसीर थे इजिप्ट के, और इनको जो है फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है किसका, हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो कौन कौन है, जेएनयू साहब यानी जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, नॉट जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट टीटो हो गए यूगोस्लाविया के, और प्रेसिडेंट नसीर हो गए आपके इजिप्ट के, ठीक है। तो ये कहलाते हैं द फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब कई सारे इश्यूज रिलेटेड टू वर्ल्ड पीस यहाँ पे डिस्कस किए गए थे पहले समिट में। देखो यहाँ पे इन्होंने जर्मन ब्लॉकेड की पॉलिसी को डिस्कस किया। जर्मन ब्लॉकेड, जर्मन क्या करता था, अपने दुश्मनों के हर एक रिसोर्सेज को ब्लॉक मार देता था, जिससे कि दुश्मन आपका पूरी तरीके से कमजोर पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो इशू था चाइना का रिप्रेजेंटेशन का यूएन के अंदर, एंड द इशू ऑफ अपार्थीड जो था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो अगर आप देखोगे अपार्थीड रेसिस गवर्नमेंट थी वहां पे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में, तब भी इंडिया का आजाद होने के बाद भी, और जो ब्लैक्स के साथ काफी भेदभाव करती थी। तो ऐसे कई सारे इश्यूज को इस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर डिस्कस किया गया, राइट। इंपीरियलिज्म को डिस्क्लेयर किया गया कि भैया इंपीरियलिज्म जो है दुनिया के लिए एक थ्रेट। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, वही पॉलिसी जब कोई पावरफुल कंट्री किसी लेस पावरफुल कंट्री पर अटैक करके कब्जा करके वहां पे पूरा सब कुछ अफेयर सारे अपने हाथ में ले लेती है, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म का पॉलिसी। तो ये बताया गया कि भैया दुनिया के लिए तगड़ा थ्रेट है, बहुत तगड़ा थ्रेट है, राइट। चलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे यहाँ पे, किसी भी मिलिट्री ब्लॉक या अलायंस को ज्वाइन नहीं करना,
जितने भी कॉजेज हैं वॉर के, जो वॉर कॉज कर सकते हैं उनको हटाना, कॉलोनिज्म को अपोज करना, इंपीरियलिज्म को अपोज करना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जंग लड़ना, यानी जो भेदभाव होता था कलर के बेसिस पे उसको अपोज करना, फिर कंट्रीज को एनकरेज करना फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए एक दूसरे से, पीसफुल सेटलमेंट यहाँ पे करना इंटरनेशनल मैटर्स के, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को वॉर में यूज करने के खिलाफ बात करना, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए काम करना, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लेकर के आना जहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अपने प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल मिले, उनके रिसोर्सेस उनका पूरा कंट्रोल हो और अपने प्रोडक्ट्स को बढ़िया मार्केट्स के अंदर सेल कर पाए, जिससे उनका इकोनॉमिक रूप से जो कंडीशन है थोड़ा स्टेबल हो। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमारे एनईएम के, राइट। चलिए अब इसमें जवाहरलाल नेहरू का रोल क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत अगर आप देखेंगे पहला ऐसा कंट्री था जिसने इस पॉलिसी को इनिशिएट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो इन्होंने रियलाइज किया जो सबसे बड़ा डेंजर है इंडिया के लिए और बाकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए वो यही है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, वही वही सिंपल। तो बेहतर है कि सारी कंट्रीज ऐसी जो एकदम नई नई इंडिपेंडेंट हुई हैं, जो डेवलपिंग इन नेचर है, वो यहाँ पे किसी भी पावर ब्लॉक्स को यहाँ पे ज्वाइन ना करें। अब नेहरू अपनी लीडरशिप स्किल्स को और फार साइटेडनेस के साथ जो है एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज को इनिशिएट कर लेते हैं, मतलब कन्विंस कर लेते हैं कि यार हमको एक मूवमेंट चलाना चाहिए जहां पे हम लोग किसी भी वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको दोनों पावर ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करने को थोड़ा सा अपोज कर पाए। सीधी भाषा में आपको समझाओ तो नेहरू ने भैया कन्विंस किया कई सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को, देखिए हम लोग जो है अभी डेवलपिंग नेशन हैं, अभी आजाद हुए, तो हमारा फोकस किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करने को नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए वर्ल्ड को काफी यूनाइट करके लेके चलना, अपने डेवलपमेंट की बात करना, एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ साइड ना जाए, ना यूएसए के साथ ना यूएसएसआर के साथ, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, तो नेहरू यहाँ पे जो टीटो थे, प्रेसिडेंट टीटो यूगोस्लाविया के, और इजिप्ट के नासिर, और हो ची मिन वियतनाम के, और क्वामे नक्रूमा जो घाना के उस टाइम के राष्ट्रपति थे, इनके साथ मिलकर के जो है बांडोंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे आप देखोगे फाइनली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक शेप दिया जाता है, राइट। चलिए अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नेहरू को ग्रेटेस्ट स्पोक्समैन माना जाता है ना, न्यूट्रलिटी के बेस पे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज का जो न्यूट्रल बिहेवियर था वो इस वॉर बैटल्स को लेकर के या फिर इन ब्लॉक्स को लेकर के, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले एक बेहतरीन स्पोक्समैन माने जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे किस बात को अपोज किया था, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस को। अगर आप देखोगे तो मिलिट्री अलायंसेस बहुत सारी फॉर्म हो रही थी उस टाइम पे, जैसे नाटो हो गया फॉर एग्जांपल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और भी कई सारे अलायंसेस थे, तो उनके खिलाफ थे नेहरू, बिकॉज उनको लगता था कि यार यहाँ पे अगर अलायंसेस होंगी तो अलायंसेस अपने आप को पावरफुल बनाने का ट्राई करेंगे, उस होड़ में आप देखोगे तो वॉर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो नेहरू ने यहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट को मोनोलिथिक शब्द जो है अगर आप देखोगे तो लोग कहते थे कि कम्युनिस्ट स्टेट क्या होता है, मोनोलिथिक होता है, मोनोलिथिक का मतलब होता है एक सिंगल बेस पे चलने वाला, ठीक है, एक तरीके से, तो उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि यार मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है वो बहुत पुरानी है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, कि कम्युनिस्ट स्टेट अगर हम बात करें, जैसे चाइना कम्युनिज्म को बहुत फेवर करता है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन, गवर्नमेंट को कोई अपोज नहीं कर सकता, तो ये सब चीजों को आप देखेंगे तो यहाँ पे नेहरू काफी मतलब काफी रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे ये डेफिनेट सी बात है, कैपिटलिज्म को फेवर नहीं करते थे, लेकिन इनका जो फेवर था वो थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ जाता था। तो सोशलिज्म कम्युनिज्म में एक फर्क है दोस्तों, फर्क ये है कि नो डाउट कि दोनों सेम आइडियोलॉजी पे ही काम करते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में चीजें ज्यादा हों, गवर्नमेंट लोगों के नीड्स के हिसाब से चीजों को डिवाइड करे, लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि इसके लिए अगर गवर्नमेंट को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी जस्टिफाइड है। सोशलिज्म ये बात नहीं कहता, सोशलिज्म कहता है कि वर्कर्स को, लेबर्स को फोर्स बनना चाहिए समाज को बदलने की, सोशलिज्म इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। कम्युनिज्म कहता है कि अगर ये बदलाव लाने के लिए आपको फोर्स का, फिजिकल फोर्स का, वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़े तो जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे नेहरू कम्युनिज्म सपोर्टर नहीं, यहाँ पे समाजवाद सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं लेकिन कम्युनिज्म को नहीं करते, राइट। इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बच्चे एनएम के अंदर और वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर उस टाइम पे कोल्ड वॉर एरा में, अगर आप देखोगे तो उसने क्या सपोर्ट किया, ऐसे कंट्रीज को सपोर्ट किया जो कि काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकते थे इससे, एंड इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन एन इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर नेहरू की लीडरशिप में, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स दैट वी हैव, ठीक है, माय कंट्री के केस में, राइट। और क्या अचीवमेंट्स यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, देखिए एनएम की अगर हम बात करें तो एनएम ने यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प किया, किस लिए, जो पावर ब्लॉक्स थे दोनों यूएस एंड यूएसएसआर, उनके बीच को टेंशंस को रिड्यूस करने के लिए, राइट। एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया कोल्ड वॉर एरा को खत्म करने में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो रेस थी वेपन्स को इकट्ठा करने की, उसको जो उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करती थी ना कोल्ड वॉर एरा के अंदर, कोल्ड वॉर मतलब फिजिकल कोई बैटल नहीं हो रही है लेकिन एक दूसरे की चीजों की काट की जा रही, पॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, टेंशन मनी मन जो है बना के लोग बैठे हुए हैं, अलायंसेस बना रहे हैं, राइट। तो इन्होंने जो था यहाँ पे क्या किया, ऑब्वियसली बात है इस मूवमेंट ने यहाँ पे रेस ऑफ आर्मामेंट्स को यहाँ पे बच्चे अपोज किया, जो बहुत सारे कंट्रीज कोल्ड वॉर एरा के बीच में अपने वेपन्स इकट्ठे करने में लग गए थे। इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस एंड फ्रीडम को सपोर्ट किया, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में लेकर के आना चाहिए जहां पे ज्यादा कॉपरेशन हो कंट्रीज के बीच में, ज्यादा जस्टिस सर्व किया जाए लोगों के साथ, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोगों को यहाँ पे एक
प्रॉपर मतलब कहते हैं ना कि एक प्रॉपर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक मौका दिया जाए अपने आप को ग्रो एंड डेवलप करने का, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं देखूं फ्यूचर क्या है यार, एनएएम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फ्यूचर क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया जब कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें, जब खत्म हुआ 1991 में कोल्ड वॉर, बट अभी भी अगर आप देखोगे यार तो ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का बेहतर तरीका है। एनएम की अगर हम बात करते हैं बच्चे, नो डाउट कि सब्सटैंशियल मेजर्स यहां पे एनएम नहीं ले पाया जब अफगानिस्तान को रशिया ने इन्वेड किया था इन द ईयर 1979, या फिर जब आप मान लीजिए इराक को इन्वेड किया था यूएस की कोएलिशन फोर्सेस ने, ठीक है, तब यहां पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थोड़ी चीजों को प्रिवेंट नहीं कर पाया। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे जब न्यू कॉलोनिज्म आता है, न्यू कॉलोनिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल या फिर अलग तरीके का प्रेशर बनाते हैं पुरानी कॉलोनीज पे। तो इन किसी भी हथियारों का, हथकंडों का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक तरीके से प्रेशर बनाना, पॉलिटिकल रूप से प्रेशर बनाना, कल्चरल रूप से प्रेशर बनाना, किसके ऊपर, पुरानी कॉलोनीज के ऊपर, जो आपके पहले कॉलोनीज रहे तभी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इसको हम कहते हैं न्यू कॉलोनिज्म। ठीक है, तो जब आपका न्यू कॉलोनिज्म इमर्ज होता है तो कई सारी जो नए इंडिपेंडेंट नेशंस थे वो यहाँ पे कॉन्क्रीट डिसीजंस कई बार नहीं ले पाते विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक फील्ड्स, है ना। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज जो पावरफुल नेशंस थे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू क्या कर रहे थे, इन पे प्रेशर डाल रहे थे। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक। तो ये कहने के लिए तो बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोगों के सपोर्ट के लिए, लेकिन असल बात अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स, जैसे मतलब आपके जितने बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स हैं या जो यूएस वगैरह है, इसके आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। तो कई बार ये जो बड़े नेशन हैं डायरेक्टली तो किसी नेशन पे कब्जा नहीं कर पाते थे, लेकिन ये क्या करते थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन दिलवाते थे, और लोन्स के बहाने अगर आप देखोगे तो उन कंट्रीज के रिसोर्सेज पे कब्जा जमाते थे। तो ये एक तरीके से न्यू कॉलोनिज्म आप कहला सकते हो, है ना, कि डायरेक्ट आप किसी कॉलोनी नहीं बना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वहां पे आप कंट्रोल जमा के बैठे हुए हो। तो कई सारे जो बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो इस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं आगे चल के, जब कोल्ड वॉर एरा खत्म भी हो जाता है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 1991 में अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो भारत में नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, जिसे हम कई बार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी का नाम देते हैं। उसके दो रीजन है, नंबर वन, इंडिया के हालात बहुत खराब थे उस टाइम इकोनॉमिक टर्म्स में। दूसरी बात, इंडिया मैक्सिमम तेल खरीदता था इराक से, इराक को इन्वेट कर चुका था यूएस, तो इराक से सप्लाईज ऑलरेडी हमारे पास बंद थी। अफगानिस्तान का बैटल ऑलरेडी चल रहा था, रशिया वहां घुसा हुआ था इन्वेट करके। ठीक है, तो इंडिया के पास ना बहुत मतलब ऑप्शन ही बहुत कम थे उस टाइम पे। तो इंडिया उससे पहले अगर आप देखोगे 1991 से पहले तो बहुत क्लोज तरीके से काम करता था। हम कुछ ही नेशन से व्यापार करते थे, वो भी काम भर का, ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन इंडिया मजबूर हो गया अगर आप देखोगे टाइम पे, जब डब्ल्यूटीओ को कंसल्ट किया, जब उसने आईएमएफ को कंसल्ट किया, कि उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ पे आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको अपने बैरियर्स खोलने पड़ेंगे। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे जब इंडिया अपने बैरियर्स खोलता है, ट्रेड बैरियर्स हटाता है, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो इंडिया के अंदर घुसने स्टार्ट हो जाते हैं। उसका फायदा भी और नुकसान भी। फायदा ये हुआ कि कई सारे जो उस टाइम पे अच्छे लोकल कंपनीज थे, बढ़िया ग्रो कर रहे थे, उनको थोड़ा और सपोर्ट मिल गया और बड़े हो गए, या फिर हो सकता है उनको बाय अप कर लिया कई सारी फॉरेन कंपनीज ने। सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट अगर सेक्टर कोई था तो वो था बेटा आपका एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर में हमारा किसान अभी तैयार ही नहीं था इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, और जब बाहर से कॉम्पिटिशन मिलता है इंडिया को तो ऑब्वियसली बात है हमारे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा उसके चलते वर्स्ट हिट होता है, राइट। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्यूचर ऑफ एनएएम की बात की जाए तो एनएएम नो डाउट एक अच्छा तरीका है यहाँ पे वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने का, बट कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं जहां पे हमारा एनएएम फेल हो जाता है, इसका पॉलिसी फेल हो जाता है, राइट। चलिए अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसे केसेस में थोड़ा सा एनएम वीक पड़ गया था, बट फिर भी एक अच्छी बात यह है कि यार जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, जब इकोनॉमिक तरीके से आप जो है दबाया जा रहा था बड़ी कंट्रीज द्वारा छोटी कंट्रीज को, तो कुछ एनएम मेंबर्स थे जो सामने आते हैं यहाँ पे ऐसे कंट्रीज को बच्चे हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यूएसए एक बहुत पावरफुल नेशन माना जाता है आज भी, है ना, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनएम के पास ना इमेंस पोटेंशियल भी है ना, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है डोमिनेशन के, यूएस के डोमिनेशन को रोकने का। कैसे? कंट्रीज लाइक इराक, अफगानिस्तान। लेकिन मजाक की बात क्या है बेटा कि ये सब कहानियां पेपर्स में बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में, रियलिटी में अगर आप देखो तो आज बैटल चल रही है, अफगानिस्तान बहुत डिस्टर्ब है, राइट। अफगानिस्तान में अगर आप देखोगे तो अभी तक जो है ना बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में बैटल्स ही चलती आई हैं। एनएम एग्जिस्ट करा है, ऐसा नहीं कि एनएम एग्जिस्ट नहीं करा, एनएम ने बहुत ट्राई भी किया कि एनएम में अफगानिस्तान के अंदर बैटल्स को रोका जाए, वॉर्स को रोका जाए, लेकिन अभी आप देखो ना बहुत डिस्टर्ब है। इराक का एग्जांपल ले लीजिए, इराक में पहले आईएस आतंकवादी आ गए, फिर इराक एंड सीरिया पूरा डिस्टर्ब है यार, पूरा डिस्टर्ब, पूरा बर्बाद हो चुका है। तो नो डाउट कि हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं कि एनएम का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, एनएम बहुत बढ़िया कर रहा है काम, बट रियलिटी अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखोगे तो ग्राउंड रियलिटी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, मैं क्यों तुम्हें बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर स्टडिंग इन द प्रेजेंट, राइट। तो नो डाउट कि किताबों में बातें लिख दी गई कि बहुत अच्छी बात है कि एनएम तो है, बहुत अच्छा है, यूएस के डोमिनेशन को रोक सकता है, बट द पॉइंट इज कि यूएस फिर भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। नो डाउट कि एनएम ने एक अच्छा रोल प्ले किया है उस पुराने जमाने के अंदर चीजों को रोकने का, चीजों को सही करने का, बट स्टिल इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। चलिए, तो एनएम एक इंपॉर्टेंट पावरफुल फोर्स है, वो जो एम करती है किसके ऊपर,
इंटरनेशनल पीस को अचीव करने के लिए, जो एग्जेसिव आर्मामेंट या जो एग्जेसिव वेपन्स लोग इकट्ठा करते हैं उसके अगेंस्ट, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। सो इट्स स्टिल अ बेटर फोर्स। जैसे आज की जो हालात हमको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत जरूरी है कि ऐसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को और रिवाइव किया जाए। बिकॉज अगर आज आप देखेंगे तो अगर टेंशन यहाँ पे खत्म नहीं होती रशिया यूक्रेन के बीच, या फिर आप मान लीजिए इजराइल और बाकी कंट्रीज के बीच जो अभी चल रहा है, ईरान के साथ उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, बाकी आपका उस हमास हिजबुल्लाह वाला भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं यार यहाँ पे टेंशन से डीएस्केलेट नहीं होते या फिर नीचे नहीं जाते, तो आप देख सकते हो कि इट इज वेरी पॉसिबल कि दोबारा से वो पावर ब्लॉक वाला सिस्टम बन जाए जो कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ था। ठीक है, वापस से ऐसे पावर ब्लॉक्स बन जाए, एक तरफ रशिया का साइड कर रहा होगा, एक तरफ यूएस का साइड कर रहा हो कोई, और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे कंडीशंस और खड़े हो जाए, बिकॉज यूएन अभी लगातार फेल कर रहा है। तो वी नीड सच मूवमेंट्स लाइक एनएएम दैट कुड कम अप टू द फोरफ्रंट, जो फोरफ्रंट पे आ करके ऐसे बड़े बैटल्स को थोड़ा सा काम डाउन कर पाए, थोड़ा सा एक मीडिएशन का तौर कर पाए, मतलब एक कहते हैं ना एक सेटलमेंट यहाँ पे बैठा पाए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नो डाउट कि एनएएम एक फैंटास्टिक इवेंट था, तो उसने उस टाइम पे बैटल्स को होने से रोका, मतलब काफी हद तक वर्ल्ड वॉर होने से तो रोका ही था यार। ठीक है, नो डाउट कि इंडिविजुअल बैटल्स चल रहे थे अफगानिस्तान में, आपके इधर इधर इराक वगैरह के अंदर, बट एक वर्ल्ड लेवल पे जो बैटल होती है ना, उसको थोड़ा सा नीचे लाने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। ठीक है, चले अब आपके सामने सवाल बहुत क्लियर है, आपको ये बताना है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव्स कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज स्लाइड बची नहीं थी, अदरवाइज मैं लिख देता यहाँ पे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी और वीडियो के अंदर बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई विद अपने ओन प्यारे प्यारे चैनल यानी आईसीसी वाला के साथ। फिलहाल मैं हूं कुणाल, योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर गाइड। मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूं, मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड लव यू। ठीक है, मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लासेस। चल बाय।